तो वॉर और इंडियन मार्केट्स, हर किसी के मन में यही सवाल है। क्या घबराने का समय है या फिर ये एक मौका है? चलिए थोड़ा गहराई में जाते हैं और देखते हैं कि आंकड़े और इतिहास हमें सिखाते क्या हैं। देखिए, पिछले 18 महीने इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए आसान तो बिल्कुल नहीं रहे हैं। मार्केट एक ही दायरे में फंसा हुआ है और सच कहें तो सब्र का इम्तिहान हो रहा है। और जब लग रहा था कि शायद अब चीजें बेहतर होंगी, तभी एक नए जियोपॉलिटिकल क्राइसिस ने दस्तक दे दी। मतलब जो पहले से परेशानियां थीं, ये उनके ऊपर एक और बोझ जैसा लग रहा है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि मार्केट में इस वक्त इतनी घबराहट है क्यों। देखिए, ये किसी एक वजह से नहीं है, बल्कि कई चीजें एक साथ आ गई हैं, जिसे कहते हैं ना, एक परफेक्ट स्टॉर्म। मतलब ये युद्ध शुरू होने से पहले ही मार्केट कई मोर्चों पर लड़ रहा था। वैल्यूएशंस आसमान छू रहे थे, कंपनियों की कमाई की ग्रोथ धीमी हो रही थी, और जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं यानी एफआईआईज, वो तो लगातार बिकवाली कर ही रहे थे। और तो और एआई की वजह से टेक सेक्टर में भी एक अनिश्चितता बनी हुई थी। तो कुल मिलाकर माहौल पहले से ही काफी, कह सकते हैं, टेंशन वाला था। अब सवाल ये उठता है कि हजारों मील दूर हो रहा ये युद्ध भारत पर सीधा असर डालता कैसे है। चलिए इसका रास्ता ट्रेस करते हैं, मिडिल ईस्ट से लेकर सीधा दलाल स्ट्रीट तक। देखिए, इसका असर हम पर दो मेन रास्तों से पड़ता है। पहला है मैक्रो चैनल, जिसमें सबसे बड़ी चीज है कच्चे तेल की कीमतें, मतलब क्रूड ऑयल। और दूसरा है मार्केट चैनल, जो एफआईआईज यानी फॉरेन इन्वेस्टर्स के पैसा निकालने से जुड़ा है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 85%। बस यही एक आंकड़ा भारत की पूरी कहानी बता देता है। हम अपनी जरूरत का 85% कच्चा तेल बाहर से मंगाते हैं, मतलब इंपोर्ट करते हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि जब भी ग्लोबल ऑयल मार्केट में जरा सी भी हलचल होती है, तो उसकी लहरें सीधे हमारी इकोनॉमी से टकराती हैं, जो हमें बहुत ज्यादा वल्नरेबल बना देती है। तो होता क्या है कि जैसे ही तेल की कीमतें बढ़ती हैं, एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। सबसे पहले हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ जाता है, फिर महंगाई बढ़ने लगती है, इससे रुपए पर प्रेशर आता है और वो कमजोर होता है। और आखिर में अगर महंगाई बढ़ रही है तो आरबीआई ब्याज दरें घटाने का फैसला टाल सकता है, और ये बात मार्केट को बिल्कुल पसंद नहीं आती। और फिर आता है दूसरा चैनल, फॉरेन इन्वेस्टर्स का पैसा निकालना। अब सोचिए, जब कोई तूफान आता है तो लोग क्या करते हैं? सुरक्षित जगह ढूंढते हैं ना, है ना? बिल्कुल वैसे ही जब दुनिया भर में अनिश्चितता बढ़ती है, तो एफआईआईज इंडिया जैसे इमर्जिंग मार्केट से अपना पैसा निकाल लेते हैं। ये इंडिया की इकोनॉमी की कोई कमी नहीं है, ये बस उनका अपना रिस्क कम करने का तरीका है। लेकिन इससे हमारे मार्केट में अचानक पैसों की कमी हो जाती है और वॉलेटिलिटी, मतलब उठापटक, बढ़ जाती है। लेकिन क्या हर बार घबराना ही सही रास्ता है? चलिए इतिहास से एक सबक सीखते हैं, और ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। बस 2022 के रूस यूक्रेन युद्ध का केस स्टडी देखते हैं। याद कीजिए, फरवरी 2022 में जब युद्ध शुरू हुआ तो निफ्टी कुछ ही हफ्तों में 10 से 12% गिर गया। मार्च आते आते कच्चा तेल $130 प्रति बैरल पर पहुंच गया और मार्केट में चारों तरफ सिर्फ डर का माहौल था। लेकिन फिर देखिए हुआ क्या। जून तक तेल की कीमतें नीचे आने लगीं, सितंबर तक एफआईआईज की बिकवाली धीमी पड़ गई, और दिसंबर 2022 तक, यानी 10 महीने से भी कम समय में, निफ्टी ने न सिर्फ रिकवर किया बल्कि एक नया ऑल टाइम हाई बना दिया। ये स्लाइड डर और हकीकत के बीच का फर्क बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। मार्च 2022 में जब निफ्टी 15,700 के आसपास था और सब कुछ डूबा हुआ लग रहा था, तब किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि साल खत्म होते होते ये 18,800 के नए शिखर पर होगा। तेल की कीमतें भी $130 से गिरकर $90 के नीचे आ गईं। और यहीं से हमें सबसे जरूरी सबक मिलता है। जब तक एक इन्वेस्टर को यह एहसास होता है कि अरे अब तो सब ठीक है, मार्केट में वापस आने का टाइम है, तब तक मार्केट पहले ही रिकवर कर चुका होता है, और कई बार तो जिस लेवल पर बेचा था उससे भी ऊपर जा चुका होता है। तो इतिहास और मौजूदा हालात को समझने के बाद एक इन्वेस्टर को ऐसे अनिश्चित समय में करना क्या चाहिए? चलिए एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच पर नजर डालते हैं। तो यहां हर तरह के इन्वेस्टर के लिए एक सीधी सादी स्ट्रैटेजी है। अगर कोई एसआईपी कर रहा है तो कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है, अपनी एसआईपीज वैसे ही चलने दें। एसआईपीज बनी ऐसे समय के लिए हैं, कम कीमत पर ज्यादा यूनिट्स मिल रही हैं। अगर किसी ने एकमुश्त निवेश किया है तो अच्छी कंपनियों के स्टॉक्स को होल्ड करें, घबराकर बिल्कुल ना बेचें। और हां, अगर किसी के पास कैश पड़ा है तो उसे धीरे धीरे अच्छी कंपनियों में लगाएं। एक साथ सारा पैसा मत डालिए, और मार्केट का बॉटम पकड़ने की कोशिश तो बिल्कुल मत कीजिए। और अब मेरा एक पसंदीदा हिस्सा, डेटा।
एडलवाइस का 24 साल का डेटा एक बहुत ही दिलचस्प कहानी बताता है। जब भी मार्केट 18 महीने तक एक ही दायरे में फंसा रहा है, ठीक वैसे ही जैसे अभी है, तो उसके बाद के 12 महीनों का परफॉर्मेंस जबरदस्त रहा है। ये एक स्प्रिंग की तरह है, आप उसे जितना दबाएंगे वो उतनी ही जोर से ऊपर उछलेगा। इतिहास हमें बार बार यही दिखाता है कि लंबे ठहराव के बाद अक्सर एक बहुत मजबूत तेजी आती है। इस सारे शॉर्ट टर्म शोर शराबे के बीच एक बात याद रखना बहुत जरूरी है, इंडिया की जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी है वो बिल्कुल नहीं बदली है। हमारी डेमोग्राफिक्स, हमारी बढ़ती हुई डिजिटल इकोनॉमी और हमारी मजबूत डोमेस्टिक डिमांड, ये वो बड़े इंजन हैं जो भारत की ग्रोथ ट्रेन को आगे बढ़ा रहे हैं। हेडलाइंस बदल सकती हैं, लेकिन ये फंडामेंटल्स नहीं बदले हैं। और आखिर में ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है, अगर देश की लॉन्ग टर्म कहानी नहीं बदली है तो क्या इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बदलनी चाहिए? शायद इसका जवाब यही है कि अपनी स्ट्रैटेजी को शॉर्ट टर्म डर से नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म विजन के साथ अलाइन करके रखें।